So hey guys, this is चिराग और आज हम बात करेंगे पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम पार्ट 2 की। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रनर्स ने भी बोलते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था उसका इंट्रोडक्शन, पटेला की स्टेबलाइजेशन देखी थी हमने, पैथोफिजियोलॉजी देखी थी और रिस्क फैक्टर्स भी देखे थे। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस को। ठीक है, फर्स्टली हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। तो द पेशेंट हिस्ट्री ऑफन elicit a supraphysiological load that will often lead to development of symptoms। ठीक है, कोई भी सुप्राफिजियोलॉजिकल लोड आया, कोई भी सुप्राफिजियोलॉजिकल लोड आया, इसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक आप जिम जाते हो या फिर आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो, एक दिन सीढ़ियां चढ़ना उतरना ज्यादा हो गया, एक दिन चेयर से उठना और दोबारा बैठना ज्यादा हो गया, या फिर डिसेंडिंग स्टेयर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, या फिर डीप नी स्क्वाट्स थे वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक सुप्राफिजियोलॉजिकल लोड आ गया, मतलब हर एक टिश्यू का क्या होता है, फिर हर एक सेल की एक नॉर्मल फिजियोलॉजी चलती है। ठीक है, अगर आप उससे ज्यादा काम कर रहे हो तो वो उस चीज को इंपेयर कर देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं लेवल पे वो इंपेयर होगा। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है, सुप्राफिजियोलॉजिकल लेवल पे अगर ट्रेनिंग ज्यादा हो गई है या फिर एक न्यू एक्टिविटी एलिसिट हुई है, ठीक है, इस टाइम पे क्या हो सकता है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम की। तो पटेलो-फेमोरल जॉइंट पे अगर ये एक्टिविटी एलिसिट हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, सुप्राफिजियोलॉजिकल लोड इंक्रीज होगा, तो इस टाइम पे क्या होगा, पेन भी एलिसिट होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिफरेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की, कि क्या क्या पेशेंट लेके आएगा हमारे साथ, हमारे पास। ठीक है, हमने बात की थी डीप नी स्क्वाट्स की। ठीक है, डीप नी स्क्वाट्स में अप्रोक्स 20 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट इज बीइंग पुट ऑन द पटेलो-फेमोरल जॉइंट। ठीक है, अगर 20 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट अगर पुट हो रहा है, अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग स्टेज की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर भी कितना 3 to 4% या फिर 3 to 4 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट इज बीइंग पुट ऑन द पटेलो-फेमोरल जॉइंट। ठीक है, लो चेयर से अगर हम बात कर रहे हैं या फिर वॉकिंग की बात करते हैं, वॉकिंग में भी 1.3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, एसएलआर करने में 2.6 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है, या फिर हम स्क्वाटिंग में सबसे ज्यादा, दैट इज 20 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट। और पेन होगा कहां पर, रिट्रोपटेलर। क्या होगा, रिट्रोपटेलर पेन होगा। ठीक है, जब भी कोई आपको पेशेंट आएगा पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम से जूझता हुआ, तो मेन चीज बोलेगा कि उसको नी में पेन हो रहा है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर जगह लोकलाइज नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे किसी को में दर्द है, मैं ये बोलूंगा मेरे यहाँ पे दर्द है। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम की, तो मैं लोकलाइज नहीं कर पाऊंगा कि यहाँ पर है, मेरा पूरा हाथ मेरे नी पे होगा, मैं बोलूंगा यहाँ पर दर्द हो रहा है। ठीक है, मतलब आई एम नॉट एबल टू वर्क लोकलाइज। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन की, अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन की या फिर क्वालिटी ऑफ पेन, ठीक है, क्वालिटी ऑफ पेन कैसा होगा, हम ये देख सकते हैं, हम देख सकते हैं रेडिएशन है या नहीं है। ठीक है, पेन रेडिएशन है या नहीं है, और सिम्टम्स कैसा है, सिम्टम्स कैसे चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ पेन की, तो वो क्या है, पुअरली लोकलाइज्ड। क्या है, पुअरली लोकलाइज्ड। डीप हो सकता है पेन, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिट्रोपटेलर पेन होता है। ठीक है, और थोड़ा इंसीडियस इन ऑनसेट होगा। ठीक है, इंसीडियस इन ऑनसेट होगा। रेडिएशन होगी, नो, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो उस टाइम पे सारे सिम्टम्स ही हैं कि डीप नी स्क्वाट्स में पेन आ रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग स्टेज में पेन आ रहा है। एक चीज जो हम ध्यान रखेंगे, और हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात मैं आपको अभी बता रहा हूं, कि डिसेंडिंग स्टेज में ज्यादा दर्द आता है एज कंपेयर टू असेंडिंग स्टेज। अगर असेंडिंग स्टेज में ज्यादा पेन एलिसिट हो रहा है, तो इट कैन बी ए डीजेनरेटिव डिसीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओए, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस पे हमने वीडियो बना रखी है, तो यू कैन वॉच दैट। ठीक है, डिसेंडिंग स्टेज में क्या है, डिसेंडिंग स्टेज में हमारा मस्कुलर वर्क ज्यादा होता है, असेंडिंग स्टेज में हमारा आर्टिकुलर कॉन्ग्रुएंटी अलोंग विद मसल होता ही होता है, बट ज्यादा क्या होता है, आर्टिकुलर कॉन्ग्रुएंसी एंड मसल। बट इस टाइम पे क्या, डिसेंडिंग स्टेज में इसेंट्रिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, एक्सटेंसर मैकेनिज्म वर्क ज्यादा करेगा, एक्सटेंसर ज्यादा मैकेनिज्म ज्यादा वर्क करेगा, तो क्या होगा, और पुल जो जनरेट होता है वो भी अनइक्वल होता है। तो डिसेंडिंग स्टेज में अगर पेन एलिसिट हो रहा है, तो पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम, और अगर असेंडिंग स्टेज में ज्यादा पेन आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी डीजेनरेटिव डिसीज। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम सिम्टम्स करेंगे तो यही होगा कि डीप पेन होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्रोनिक या फिर इंसीडियस इन ऑनसेट होगा, ये सारा आ जाएगा सिम्टम्स में। ठीक है, हमने बात की है अब मेन चीज की। ठीक है,
अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे मेरा नी है और यहाँ पे पूरे पूरे सर्कल पे मेरे को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल साइन, सर्कल साइन। पिछली वीडियो में हमने एक और साइन की बात की थी जिसका नाम था मूवी थिएटर साइन। मूवी थिएटर साइन में क्या था, मूवी थिएटर साइन में था कि अगर हम प्रोलोंग नी बेंडिंग रखते हैं, फॉर एग्जांपल हम पलाथी मार के बैठे, पलाथी मार मतलब क्या होता है कि क्रॉस लेगिंग बैठे हैं, अगर क्रॉस लेग बैठे हैं तो उस टाइम पे क्या है कि इंट्रोशियस प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो वेनस आउटफ्लो होता है वो प्रॉपर नहीं आ पाता, तो अनकंफर्टेबल लगता है। तो जैसे ही हम नी एक्सटेंड करेंगे उस टाइम पर क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है वो ऐसा नहीं है कि वो अगर मतलब एक बार अगर हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल होता है वो। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो मूवी थिएटर साइन का मतलब क्या है कि अगर प्रोलोंग नी बेंडिंग है तो उस टाइम पर पेन एलिसिट हो। ठीक है, और जैसे हम नी एक्सटेंशन करें तो वो ठीक हो जाए, तो ये है मूवी थिएटर साइन। ठीक है, अब मैं थर्ड पॉइंट पे ही लिखूंगा ये, दैट इज सर्कल साइन, एंड फोर्थ इज द मूवी थिएटर साइन। अगर हम देख रहे हैं रेडियोलॉजिकल साइन जो कि हम डायग्नोसिस में बात करेंगे, उसमें एक चीज और आई थी, दैट इज द क्रॉसिंग साइन। ठीक है, बट उसमें हम इसमें बात करेंगे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, बट जस्ट टू रिमेंबर क्रॉसिंग साइन भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन फिफ्थ साइन की, दैट इज जे साइन भी होता है इसमें। जे साइन में क्या होता है, जैसे आप नी एक्सटेंशन करोगे, नी एक्सटेंशन में मैंने आपको क्या बोला था कि वेस्टिस लेटरलिस इलियोटिबियल वेन दोनों टाइट हैं, तो जो पटेला है वो किस तरफ जानी चाहिए, दैट इज द फ्रॉम टू द लेटरल साइड। तो जैसे ही मैं एक्सटेंशन करूंगा, अब फॉर एग्जांपल अब मैं फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन में जा रहा हूं, तो वो क्या होगी, पहले पटेला सीधा जाके क्या हो जाएगी, लेटरल हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, जे साइन हो गया। ठीक है, अगर मैं सेम चीज एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन में कर रहा हूं और पटेला जो है फ्लेक्शन टू मतलब लेटरल टू मीडियल आ रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इन्वर्टेड जे साइन, उसको हम क्या बोल देंगे, इन्वर्टेड जे साइन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सेक्स की हिस्ट्री में क्या रहेगा, नॉन स्पेसिफिक पेन रहता है। ठीक है, आपको जब भी एक पेशेंट मिलेगा पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम का, जैसे हमने पहले बात की थी कि सुप्रा फिजियोलॉजिकल लोड एलिसिट होता है, क्या उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटी की होगी, न्यू एक्टिविटी की होगी, न्यू ट्रेनिंग की होगी, ये सारी चीजें होती हैं। एक और चीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन की जब हम बात कर रहे थे, हम बात करेंगे रिलीविंग एंड एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, रिलीविंग एंड एग्रेवेटिंग फैक्टर्स। एग्रेवेटिंग फैक्टर्स एक्टिविटी रिलेटेड पेन होता है। ठीक है, तो अगर हम एग्रेवेटिंग फैक्टर्स की बात करेंगे, वही फैक्टर्स होंगे कौन कौन से, डिसेंडिंग ऑफ स्टेयर्स, डीप नी स्क्वाट्स, लो चेयर से राइज करना, ये सारा क्या होगा, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स होंगे। और ये जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक्टिविटी रिलेटेड पेन होता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, रिलीविंग फैक्टर क्या होगा, रेस्ट। रेस्ट से अच्छी क्या चीज है ना, तो रेस्ट में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बट इन सिवियर पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम आपको रेस्ट में भी पेशेंट बोल सकता है कि उसको पेन है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये हमने बात कर ली डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स की। ठीक है, जो कुछ भी आएगा इससे रिलेटेड ही आएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सर्कल साइन की, पेशेंट बोल रहा है कि घुटने के बिल्कुल आसपास दर्द हो रहा है। एक चीज अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की जब हम बात करेंगे कि अगर नी में मीडियल टू द लेटरल जॉइंट लाइन में पेन है, तो दैट कुड मिमिक मेनिस्कस डैमेज, मेनिस्कस इंजरी, दैट कुड मिमिक मेनिस्कल इंजरी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, वैसे दिस इज नॉट अ प्रोमिनेंट कि हाँ ऐसा है तो ऐसा होगा ही, बट असेंडिंग स्टेयर्स में अगर ज्यादा पेन आ रहा है, ठीक है, अगर WBC काउंट्स ज्यादा हैं, अगर कॉन्ड्रोसाइट अमाउंट कम है, ये सारी की सारी चीजें हमें एक ही चीज बताती हैं और वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे थर्ड, ठीक है, अगर मैं एक और चीज बता दूं आपको, पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम की एंटीरियर नी पेन भी बोलते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा कॉमन है पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम और उतना ही ज्यादा कॉमन है इसमें एंटीरियर नी पेन होना भी। तो बाकी के जो भी फैक्टर्स है जो कि एंटीरियर नी पेन कोज कर सकते हैं, हम उन सबको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, उन सबको हमारे डायग्नोसिस से हटाएंगे। ठीक है, एक और चीज जो कि मैं बोलना चाहता हूं कि अगर रेस्ट में पेन आ रहा है, हमने बात की थी अभी कि रिलीविंग फैक्टर्स क्या है, रेस्ट है। अगर रेस्ट में पेन आ रहा है तो ये हमारा क्या बनेगा, एक अलग डायग्नोसिस बन जाएगा कि वो पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम ना हो, ये पॉसिबल है, बट स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है।
क्या हो सकता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर, क्योंकि स्ट्रेस फ्रैक्चर में हर बार रेस्ट में पेन आता है। अगर हो गया पटेलर ट्यूमर, पटेलर ट्यूमर, तो उस टाइम पर भी पेन आ सकता है, ठीक है। अगर हो गया ट्यूबरक्लोसिस, तो उस टाइम भी रेस्ट में पेन आ सकता है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि रिलीविंग फैक्टर्स में अगर रिलीव नहीं हो रहा पेन, और अगर सिवियरिटी ऑफ पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम इतनी ज्यादा नहीं है, तो उस टाइम पर स्ट्रेस फ्रैक्चर, या फिर क्योंकि स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो भी सुपरफिजियोलॉजिकल लोड की वजह से ही स्ट्रक्चर फेलियर होता है, ठीक है। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि रेस्ट में स्ट्रेस फ्रैक्चर, पटेलर ट्यूमर एंड टीबी, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं डायग्नोसिस ऑफ, वैसे ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ही आएगा कि अगर रेस्ट में भी पेन हो रहा है तो दिस कैन बी द प्रोबेबल कॉजेज ऑफ द रेस्टिंग पेन। होफाज डिसीज, ठीक है। होफाज डिसीज में क्या होता है कि पेन और टेंडरनेस लोकलाइज होती है, फर्स्ट चीज ये, और इसमें क्या था, लोकलाइज नहीं था, पुअरली लोकलाइज था, ठीक है। और कहां पर होगा, इंफ्रापटेलर पैड में, ठीक है। इंफ्रापटेलर फैट पैड में ये सबसे ज्यादा क्या होता है, वहीं पे लोकलाइज होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओस्टोस्केलेटल डिसीज की, ओस्टोस्केलेटल डिसीज में एक सबसे ज्यादा चीज की ओस्टोस्केलेटल डिसीज नहीं हो सकती, दैट इज एज, ठीक है। एज जो है ये कहां पे होता है, जस्ट बिकॉज की ओएसडी जो है वो क्या हो रहा है, ट्रैक्शन एपोफिसाइटिस है, तो ये क्या होगा, ग्रोइंग एडल्ट्स में ज्यादा होगा, ठीक है। पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम में ऐसा नहीं है। और ओएसडी की जब हम बात करते हैं तो इट इज पर्टिकुलरली लोकलाइज्ड एट व्हाट, टीबियल ट्यूबोसिटी, है ना। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। एक और चीज हमें ध्यान रखेंगे कि अगर इंफीरियर पोल ऑफ पटेला अगर यहाँ पे रहे, ठीक है, अगर पटेलर पैड में ही हो रहा है तो उस वो क्या हो सकता है, सिंडिक लार्सन जोहानसन सिंड्रोम हो सकता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर एक्सटेंशन के टाइम पे अबव पेन आ रहा है तो इट कैन बी सुप्रा पटेलर पैड फैट पैड सिंड्रोम, ठीक है, ये भी चीज हो सकती है। एक और चीज की बात करेंगे, दैट इज द इलियोटिबियल बैंड टाइटनेस। इलियोटिबियल बैंड टाइटनेस में भी लेटरल कोंडाइल पे टेंडरनेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इस साइड से इस टाइम पर आप इस चीज से डिफरेंशिएट कर सकते हो, और पूरे लेटरल साइड में एक चपटी जैसा दिखता है, ठीक है। अब इतना ज्यादा टाइट होता है ना कि इलियोटिबियल बैंड के ऊपर तक भी रेडिएट कर जाता है कभी कभी। अब हमने इनफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम। तो हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम की। तो जितने हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े उन सबका सम ही डायग्नोसिस ऑफ पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम भी है, ठीक है। एक स्टडी में जिसकी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी दोनों 95% थी, उन्होंने कहा था कि रिट्रोपटेलर पेन वाइल स्क्वाटिंग, ठीक है, रिट्रोपटेलर पेन वाइल स्क्वाटिंग, अगर इस टाइम पर मतलब स्क्वाटिंग के टाइम पे अगर रिट्रोपटेलर पेन आ रहा है तो इट होल्ड्स की डायग्नोसिस ऑफ पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम हो गया है, क्योंकि 95% सेंसिटिविटी एंड 95% स्पेसिफिसिटी भी है, ठीक है। अगर नॉर्मल क्लिनिकल फीचर, डिसेंडिंग स्टेज की बात होगी, राइजिंग आउट ऑफ चेयर हो गए, सारे जो फीचर्स हैं, कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम। इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं तो हम एक्सरे करवा सकते हैं। एक्सरे में क्या, एक्सरे में हम देख सकते हैं डिक्रीज ऑफ नैरोइंग, या बोल सकते हैं हम इसको कि नैरोइंग ऑफ स्पेस बिटवीन एंटीरियर डिस्टल एरिया ऑफ फीमर एंड पोस्टीरियर पटेला, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस किस तरफ जाएगा, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले के लिए, ठीक है। बट इस टाइम पर जो सबसे सही चीज या सबसे अच्छी चीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज द सिंसेशियोग्राफी। सिंसेशियोग्राफी जो होता है, बाय द यूज ऑफ टेक्नीटियम हम देख सकते हैं कि कितना जो बोन होम्योस्टेसिस है कितना इंपेयर्ड हुआ है, ठीक है। टेक्नीटियम 99 MDT होता है, ठीक है। इस टाइम पे हम क्या होता है कि अगर हम सिंसेशियोग्राफी करवा रहे हैं और टेक्नीटियम 99 B20 जो MDT है वो अगर इंक्रीज, अब नॉर्मल एलिवेशन मिलता है इसके लेवल में, तो इट कंफर्म्स द डायग्नोसिस ऑफ पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और, दैट इज MRI, ठीक है। MRI जनरली पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम में हम करवाते नहीं है, बिकॉज कॉस्टली बहुत ज्यादा होता है ये, ठीक है, कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है इसकी, ठीक है। बट टेक्नीटियम 99 की एज कंपेयर टू MRI कम होती है, तो वी कैन गो फॉर टेक्नीटियम 99, ठीक है। इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोस्टिंग पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, एंड उससे भी गोल्ड स्टैंडर्ड, एंड ऑल सिस्टमिक रिव्यूज एक्सेप्टेड
कि retropatellar pain while squatting is the best clinical diagnosis and normal diagnosis for patellofemoral pain syndrome। तो अब हमने बात कर ली है नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की, डायग्नोसिस उसके अंदर आ गया, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात की हमने एंड क्लिनिकल फीचर्स की भी बात की। आई होप आपको इस वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।